1915 में रिलीज हुई D.W. ग्रिफिथ की फिल्म द बर्थ ऑफ ए नेशन ने फिल्म की सिंटैक्स और फिल्म की ग्रामर को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया और एक पहली 3 घंटे की ब्लॉकबस्टर फिल्म उद्योग के इतिहास में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं आई। तो द बर्थ ऑफ ए नेशन के बारे में जो भी चर्चाएं हैं, जितनी भी की जाए कम है, लेकिन उसको आज हम बाईपास करते हुए सिर्फ बातें करते हैं कि द बर्थ ऑफ ए नेशन के द्वारा D.W. ग्रिफिथ ने फिल्म उद्योग को, सिनेमा को क्या सिंटेक्स और क्या ग्रामर प्रदान की। हम देख चुके हैं कि जो पहली फिल्म आई, वर्कर्स लीविंग ए फैक्ट्री बाय लुमियर ब्रदर्स, उसमें कैमरा आई लेवल पर ट्राइपॉड पे रखा हुआ है और इमेज साइज उसका लॉन्ग शॉट है, क्योंकि हमने देखा जितनी भी शुरुआती फिल्म है उसके अंदर इमेज साइज जो है वो लॉन्ग शॉट है। यानी कि उसके अंदर अभिनेता जो भी उसके अंदर मूव कर रहा होता है, अभिनेता या कभी कभी नॉन एक्टर्स भी होते हैं, रियल लाइफ हैपनिंग्स होती हैं, तो व्यक्तियों की हमको फुल फिगर दिखाई देती है। तो जिसमें सर से पांव तक आदमी की फुल फिगर आ जाए और उसके नीचे भी थोड़ी स्पेस रहे और थोड़ी हेड स्पेस भी रहे, तो उसको लॉन्ग शॉट कहा जाता है। तो सारी की सारी फिल्में लॉन्ग शॉट में बन रही थी। जो बाद में सिंड्रेला बनाई जॉर्ज मिलिस ने, उसके अंदर भी सारे के सारे जितने भी शॉट हैं, 8-10 जो उसने लिए हैं, उनको सबको जोड़ के उसने वो कहानी बनाई है। तो वो भी सारे के सारे थिएट्रिकल लॉन्ग शॉट्स हैं और एडविन एस पोर्टर की फिल्मों में भी सारे के सारे जो हैं वो थिएट्रिकल लॉन्ग शॉट्स हैं। लेकिन हालांकि एडविन एस पोर्टर ने द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की शुरुआत में एक मिड क्लोज लिया, लेकिन उसको खुद ही नहीं पता लगा कि यार मैं इस मिड क्लोज का कैसे प्रयोग करूं। तो उन्होंने उसको डिस्कवर तो किया, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और उनकी मैंने आगे की कई सारी फिल्में देखी, उन सब में भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इस संदर्भ में D.W. ग्रिफिथ का जो योगदान है सिनेमा में वो अभूतपूर्व है। और अगर D.W. ग्रिफिथ को आधुनिक सिनेमा का जनक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी हम जो फिल्में देख रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो सारी की सारी नियमावली, वो सारी की सारी सिंटेक्स, वो सारी की सारी ग्रामर D.W. ग्रिफिथ ने द बर्थ ऑफ ए नेशन जो 1915 में प्रदर्शित हुई, उसके अंदर उन्होंने वो सारी संभावनाएं हमारे सामने प्रकट कर दी थी। फिल्म का जो सबसे छोटा यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फिल्म इज अ शॉट। ये अलग बात है कि शुरुआती जो फिल्म है वो एक शॉट ही पूरी फिल्म है, बाद में शॉर्ट ही पूरा एक्ट है, शॉर्ट ही पूरा सीन है। लेकिन आज एक सीन के अंदर भी अनेकों शॉट होते हैं, जिसको शॉर्ट ब्रेकडाउन कहा जाता है। और ये शॉर्ट ब्रेकडाउन यानी कि दो शॉट्स को जोड़ने की जो कला है, जो टेक्निक है, जो विज्ञान है, इस विज्ञान ने ही सिनेमा को थिएटर, नृत्य, गायन और जितनी अन्य टेम्पोरल आर्ट्स हैं, वो जितनी भी कलाएं जो समय का नियोजन कर रही हैं, उन सब कलाओं में सिनेमा को सर्वोच्च लाकर खड़ा कर दिया है। वो विधा है, ये दो शॉट को जोड़ने की विधा, जिसको एडिटिंग कहा जाता है, मोन्टाज कहा जाता है, लेकिन पॉपुलरली जिसको फिल्म एडिटिंग के नाम से जाना जाता है। ये दो शॉट्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन जो जुड़ाव हो रहा है, वो जो जुड़ाव हो रहा है एक्चुअली दो फ्रेम का हो रहा है। यानी कि जिस शॉट जो पहले जा रहा है उसका आखिरी फ्रेम, और जो शॉट आगे आ रहा है उसका पहला फ्रेम, और ये जो कट है
This is taking place in 1/48th of a second in the theater. So we'll come back to that later. लेकिन हम शॉट की बात करते हैं. जब भी आप किसी फिल्म की शूटिंग देखने को जाओगे या जब भी आप कोई फिल्म बनाने को निकलोगे, तो आप कभी भी फिल्म नहीं शूट कर पाओगे और ना ही कभी आप फिल्म की शूटिंग देख पाओगे. आप जो देखोगे वो एक शॉट की शूटिंग होगी. जब भी आप कोई फिल्म की शूटिंग देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक शॉट की शूटिंग हो रही है. या जब आप फिल्म बनाएंगे तो आप पूरी फिल्म आपके मन में है, आपकी कल्पना में है, आपके भेजे में है, लेकिन जब भी आप शूट करेंगे आप फिल्म नहीं शूट करेंगे, उसका एक शॉट उसका शूट करेंगे. तो इस शॉट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फिल्म. और ये जो शॉट है इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हैं. अ शॉट हैज गॉट थ्री प्रॉपर्टीज. व्हाट आर दिस थ्री प्रॉपर्टीज? नंबर वन इज द इमेज साइज. शॉट का एक इमेज साइज है. और साथ ही साथ इसके पहले कि मेरे दिमाग से उतर जाए, आपको बताता चलूं कि आप मुझे देख रहे हैं कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये जो है ये कैमरा राइट है, याद रखिएगा. ये जो है लाल फूल, ये कैमरे का राइट है. और ये जो है सफेद फूल, ये कैमरे का लेफ्ट साइड है. अगर आप इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेरा राइट इधर है, लेकिन कैमरे का वो लेफ्ट है. और ये जो है मेरा जो लेफ्ट है वो कैमरा राइट है. इसको हमको ध्यान में रखना है जब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिनेमा की जो इमेज है वो टू डायमेंशनल है. जब आप थिएटर में या अपने लैपटॉप पे, टेलीविजन पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी सिनेमा देख रहे होते हैं तो वो एक टू डायमेंशनल मूविंग इमेज है. उसके जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो राइट और लेफ्ट, अप और डाउन है, इसके अलावा कुछ नहीं है. तो आइए हम आते हैं सिंटेक्स और ग्रामर की ओर. शॉर्ट का जो पहला जो गुण है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द शॉर्ट इज द इमेज साइज. और ये हम चर्चा कर चुके हैं कि इमेज साइज एक्सट्रीम लॉन्ग, लॉन्ग, मिड लॉन्ग, देन मिड, मिड क्लोज, क्लोज, एक्सट्रीम क्लोज, ऐसे करके 7 वेरिएशंस हो सकते हैं. अब इसको हम पत्थर की लकीर लेके नहीं बैठ सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली. और यही इसका गुण है, और ये किसी भी कला का गुण है कि उसके अंदर एक अंदाजा होता है. उसके अंदर ऐसे करके कुछ शार्प लाइंस नहीं होती हैं कि यार यही शॉट यही है, ऐसे करके नहीं है. लेकिन ये समझा जा सकता है एक्सट्रीम क्लोज से एक्सट्रीम लॉन्ग. इमेज साइज. दूसरा है कैमरा एंगल. जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो ये आई लेवल पे है, यानी कि जो मेरी आंख का लेवल है उसी लेवल पे वो कैमरे का लेंस है. अगर यही का यही कैमरा ऊपर चला जाए तो वो टॉप एंगल हो जाएगा, और यही का यही कैमरा अगर नीचे चला जाए तो वो लो एंगल हो जाएगा. तो एंगल से शॉट की 3 प्रॉपर्टीज हैं: टॉप एंगल, आई लेवल एंड लो एंगल. एंड एक है तीसरी प्रॉपर्टी है कैमरा एक्सिस. फिल्म के अंदर अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, यही शॉट है हमारे पास में, ये इसका एक्सट्रीम लेफ्ट है शॉट का, ये शॉट का एक्सट्रीम राइट है. तो ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट है और एक्सट्रीम राइट है फ्रेम का, अगर ये लॉन्ग शॉट होता तो अगर इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी जाए जो इस वक्त इस टेबल के रूप में यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर ये टेबल नहीं भी होती तो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट के बीच में जो एक अगर इमेजिनरी लाइन खींच दी जाए उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन. याद रखिए, इमेजिनरी लाइन. दिस इमेजिनरी लाइन कैन नॉट बी क्रॉस्ड. कभी भी जब शॉर्ट डिवीजन हो रहा होगा तो सारा का सारा इस एक्सिस के ही रिलेशनशिप में होगा. तो अभी इस एक्सिस के रिलेशनशिप में ये 90 डिग्री पे है. अब इधर आ जाएगा तो 45 पे आ जाएगा, उधर आ जाएगा तो 45 पे, ऐसे 35 पे आ जाएगा. अगर ये 180 पे आ जाएगा या 00 पे आ जाएगा तो सिर्फ प्रोफाइल आ जाएगा. और अगर कई सारे एक्टर हैं तो सारे के सारे इससे कवर्ड हो जाएंगे. तो ऐसी कभी पॉसिबिलिटी होती नहीं है एक्सट्रीम पे जाने की. तो इसी के अंदर वो एक्सेस बनती है. तो ये 3 प्रॉपर्टी है.
अब ये सारी प्रॉपर्टीज बर्थ ऑफ अ नेशन में प्रयोग हुई हैं, इसलिए कृपा करके आपके पास वो लिंक है, वो देखिए। बाद में ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इनको दोबारा से अपलोड करूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसके कट्स डालूंगा बीच में, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनके लिए अभी के भी ये वीडियो काफी हैं। तो जब हम दो शॉट को जोड़ते हैं तो पहला नियम क्या है? जब हम दो शॉट को जोड़ते हैं तो पहला नियम है कि अगर पहले वाले शॉट में से कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति शॉट के बाहर जा रहा है राइट से, तो वो कट के बाद में अपीयर होएगा लेफ्ट से। और ऐसे ही करके अगर कोई वस्तु या व्यक्ति जा रहा है आउट राइट से, तो वो प्रकट होएगा लेफ्ट से, और वाइस वर्सा जाएगा आउट लेफ्ट से तो प्रकट होगा राइट से। ये हमने देखा है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के अंदर भी। और एडविन पोर्टर को शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन वो रेलवे ट्रैक के ये साइड पे थे, तो इंजन यहाँ से बाहर गया, फिर आगे जाके इंजन एंटर होता है, तो क्योंकि वो रेलवे ट्रैक की यही साइड थे, इसलिए उसकी एंट्री राइट से हुई, लेफ्ट से बाहर गया, राइट से आया। लेकिन क्योंकि द रेलवे ट्रैक used worked as the imaginary line, he did not cross it। लेकिन अगर रेलवे ट्रैक नहीं भी हो तो वी हैव टू मेंटेन द इमेजिनरी लाइन। और इसी प्रकार से जो फ्रेम के टॉप से जाएगा वो कट लगने के बाद बॉटम से आएगा। यानी कि हमने रॉकेट का टेक ऑफ किया तो फ्रेम फिक्स्ड है, तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा टॉप से बाहर जाएगा, तो हमने कट लगाया तो वो जो एंटर करेगा वो फ्रेम के बॉटम से करेगा। उसका वैसे वर्षा, इफ एनीथिंग it will fall from the bottom of the frame, तो it will enter from the top of the frame after the cut। अगर कट लग रहा है सेम कैमरा एंगल से, यानी कि जैसे ये कैमरा एंगल है, आई लेवल से कट लग रहा है और नेक्स्ट शॉट पे कट लग रहा है, अगर वही का वही कैमरा एंगल है तो उसके इमेज साइज में एक कंसिडरेबल डिफरेंस आना चाहिए। लॉन्ग शॉट है तो मिड में कट कर सकते हैं, मिड है तो क्लोज में कट कर सकते हैं, लेकिन कैमरा एंगल वही का वही है और इमेज साइज में परिवर्तन नहीं होएगा, तो जर्क लगेगी और ऑडियंस को लगेगा वैसा ही लगेगा जैसे हम किसी गाड़ी में जा रहे हो और सड़क सही तरीके से नहीं बनी हो, तो जैसे झटके लगते हैं। और अगर वही का वही इमेज साइज है, अगर हमको क्लोज टू क्लोज मिड टू मिड ही कट करना है, कोई कारण है, तो हमको उसकी एक्सेस चेंज कर देनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्रीज। अगर मेरा ये जो शॉट चल रहा है इसमें हमको कट लगाना है तो वी हैव टू प्लेस द कैमरा देयर, टू मेक ए स्मूथ कट। तो अगर इमेज साइज वही है तो कैमरा की या तो एक्सेस चेंज होनी चाहिए या एंगल चेंज होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट ये है कि जब हम कट करते हैं एक लॉन्ग शॉट से क्लोजअप में, सपोज मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो आदमी भी दिखाई दे रहा है लॉन्ग शॉट में, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ इधर, विच इज व्हाट इज दैट, द राइट ऑफ कैमरा। तो जब मेरा क्लोज लिया जाएगा, जब मेरा क्लोज कोई और रेफरेंस नहीं रहेगा और मुझे बोला जाएगा कि आपका लुक, मैं पूछूंगा डायरेक्टर से मेरा लुक किधर है। Like right now, I'm looking into the lens because it's a podcast. I'm talking to the spectator directly. पर आप फिल्म देखने जाओगे, अगर कभी भी अभिनेता ने सीधा लेंस में देख लिया तो जो सिनेमा का जो इल्यूजन खड़ा हो रहा है वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो actor has never to look into the camera. The actor has to look either to the right of camera or to the left of camera, and that will depend upon the relationship of the actor। जिस एक्टर से हम कट करके आ रहे हैं उन दोनों की आपस में क्या रिलेशनशिप थी। और जब हम कट लगा रहे हैं, जैसे एक एक्टर है वो सिगरेट जला रहा है या लाइटर जला रहा है या कोई चीज उठा रहा है या फोन उठा रहा है, तो जब हम अगला शॉट लें तो अगर हम उस एक्शन को रिपीट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज अ मैच कट, जो बहुत अच्छी लगती है स्क्रीन के ऊपर और बहुत स्मूथ ट्रांजिशन देता है। और जो इमेजिनरी लाइन है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की जो बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को हमको शॉर्ट डिवीजन करते हुए कभी क्रॉस नहीं करना है। अगर क्रॉस किया तो एडिटर को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी,
जो एक्टर लेफ्ट में था वो राइट में आ जाएगा, जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा, और कट लगेगा फट से, अभी पर्दे के इधर था उधर चला गया, उधर था, मतलब यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ये सारे कंफ्यूजन्स को दूर किया जाता है, तभी आपको कभी पता नहीं लगता पिक्चर देखते हुए कि कहाँ पे कट लग गई। कम से कम जब तक मैं फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं गया था, मुझे पता ही नहीं लगता था कि पिक्चर में कट कहाँ पे लग गई। तो ये बहुत बड़ी कला है, और इसी ने सिनेमा को इतनी महानता प्रदान की गई है। अगर दो शॉट आपस में नहीं जुड़ पा रहे हो स्मूथली, ये सारे रूल्स अप्लाई करने के बावजूद, तो हम ये फूलों का क्लोजअप ले सकते हैं, इसका क्लोजअप ले सकते हैं। अगर हमने लॉन्ग शॉट में पंखा चलते हुए दिखाया, पंखे का क्लोजअप ले सकते हैं। और जो दो शॉट आपस में नहीं जुड़ पा रहे स्मूथली, उसमें हम उसको डाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एन इंसर्ट। इसको डालने से भी कट स्मूथ हो जाती है। अगर एक सीन दूसरे सीन के अंदर डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व का मतलब क्या है कि एक शॉट जो एक सीन का आखिरी शॉट नेक्स्ट सीन के पहले शॉट के अंदर वो धीरे धीरे एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है, तो उसको डिसॉल्व बोला जाता है। तो फिल्म की भाषा में जो ग्रामर डेवलप हुई है उसके अनुसार इसको एक टाइम लैप्स का आभास देता है कि समय समय बीता, कम से कम महीने महीनों बीते, दिनों बीते, या कभी कभी सालों भी बीत सकते हैं। और जब कोई एक शॉट का जो आखिरी कोई सॉरी एक सीन का जो आखिरी शॉट है वो धीरे धीरे अंधेरे में जाता है, इसको फेड आउट बोलते हैं। दैट इज इक्वलेंट ऑफ द एंड ऑफ अ चैप्टर, एंड ऑफ अ सीक्वेंस, कि फिर फेड इन होएगा और एक नया सीक्वेंस, एक नया चैप्टर चालू होएगा। और डी डब्ल्यू ग्रिफिथ के टाइम पे एक और डिवाइस थी, एक गोल करके फ्रेम में एक गोल गोलाकार आ जाता था, और वो धीरे धीरे स्मॉल छोटा चला जाता, उसको इरिस बोलते थे, IRIS। दैट वाज यूज्ड टू draw the attention of the spectator on a particular character, on a particular object. With the passage of time, this device has become obsolete and is hardly seen these days. So these are just the foundations of the syntax and the grammar of cinema. We will carry forward with it in our next episode. So keep watching Cinemaya.